हेलो एवरीवन, ट्रू वाईएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि प्रीएम्बल के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट कीवर्ड को डीकोड करते हैं, सोशलिस्ट वर्ड। ठीक है। देखो, सबसे पहले राइटर एक बहुत ही प्यारी लाइन से यहाँ पर शुरुआत कर रहा है कि जब ये टर्म ऐड नहीं भी करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि आप जानते हो बाद में आती है प्रीएम्बल के अंदर। स्पेसिफिकली हमने पढ़ा था ना, 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाले गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट तो बहुत बाद में आया 1976 में, और देश आज़ाद होता है 47 में, और कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होता है 1950 में 26 जनवरी को। जब ये टर्म ऐड नहीं भी करी गई थी तो उससे पहले भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अपने कंटेंट के अंदर ना, यानी कि शुरू के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन नहीं था सोशलिस्ट, लेकिन सिर्फ वर्ड मेंशन ना होने से क्या स्पिरिट नहीं थी क्या हमारी सोशलिज्म वाली? जी हाँ थी। शुरू से हमारी जो स्पिरिट थी, हमारा जो कंटेंट था वो सोशलिस्ट कंटेंट ही था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, भले ये टर्म क्या कहते हैं ऐड नहीं करी गई हो। क्योंकि अगर कोई इंसान डीपीएसपी पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे नज़र मारे तो वो सारे के सारे जितने प्रिंसिपल्स हैं वो देखने में ऐसे लगते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल या इसको समझाने से पहले आप सब लोग मेरे साथ इकोनॉमिक्स को पढ़ी चुके हो और आपने सारे लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, मतलब अभी तक जितने जिसमें ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के कंसेप्ट की बात है। मैं छोटा सा बस यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के तरीके से या रिवीजन के तौर पर आपको बस एक बता देता हूँ, जो कि पहली बार सुन रहे हैं और जिन्होंने सुन रखा है उनका दिमाग क्लिक कर जाए। क्या होता है सोशलिज्म? अच्छा, सोशलिज्म की जो हमने वो है, मैंने बताया था नितिन सिंघानिया के पहले चैप्टर के अंदर, सोशलिज्म वर्ड की जो इंस्पिरेशन है वो हमने ली थी रशिया से। रशिया क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और नेहरू जी जो थे वो इनकी तरफ इंक्लाइंड थे, और ये डिबेट भी चलती है ना, कि नेहरू और नेहरू जी के साथ वाले वो ये कहते हैं कि हमें इंडिया को सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहिए। कहीं दूसरे स्कॉलर्स थे, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो कहते थे कैपिटलिस्ट बनाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कुल मिलाकर मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करा। लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी ना, भले ही हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है लेकिन ग्रेटर ओरिएंटेशन फिर भी हम लोगों की सोशलिज्म की तरफ ही है शुरू से। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, अगर आपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर मेरे ध्यान से सुने नितिन सिंघानिया के पहले चैप्टर के अंदर ही मैंने वो वाली बात बताई थी। मैंने उसमें बोला था, आपने सुना होगा, आप रिकॉल कर पाओ अगर तो, कि कोई भी कंट्री दोस्तों जो नई नई पैदा होती है, नई नई आज़ाद होती है, हम लोग सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में एकदम से नहीं दे सकते। इसलिए शुरू में आपको पता होगा बिस्मे और अशप्रीत, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना मेरे साथ पहले भी 11th-12th के अंदर, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी अशप्रीत के, उसके अंदर जो सोशलिज्म है, हमने शुरू में सोशलिज्म आइडियोलॉजी को ही फॉलो करा। क्योंकि याद है ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक तो 1991 में आते हैं, उसके बाद भी हमने, याद है कि जब सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी थी उसके अंदर हमने धीरे धीरे कर लिबर्टी देना स्टार्ट करी थी इंडस्ट्रीज़ को। याद है, कैटेगरी 1 इंडस्ट्री, कैटेगरी 2 इंडस्ट्री एंड कैटेगरी 3 इंडस्ट्री, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, जिसके अंदर हम लोग कुछ इंडिविजुअल्स को, कुछ प्राइवेट लोगों को लिबर्टी देते थे कि तुम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, सेटअप करनी भी है तो गांव में कर सकते हो। इंडस्ट्री खोलना इतना आसान नहीं था प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए। अब ऐसा क्यों इंडिया इस तरीके से बदसलूकी क्यों कर रहा है प्राइवेट लोगों के साथ? वो इसलिए कर रहा है बिकॉज कोई भी कंट्री जो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर, जिसमें इंडिया, अफ्रीका और एशिया की बड़ी सारी कंट्रीज आज़ाद हुई, उनमें क्या होता है, शुरू में देश को चलाने के लिए उसके पुलिस प्रशासन को, कोर्ट प्रशासन को, ओवरऑल प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हर चीज़ को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे सामने जो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच जो नेहरू जी ने दी थी, है ना, लाल किले से, उसके अंदर उन्होंने साफ तरीके से एक वाली बात बोली थी। ये स्पीच जो है ना, हमारे आज़ाद भारत की पहली स्पीच, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, चाहो तो उसको यहाँ से भी याद कर सकते हो, या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर पहला वाला पार्ट उसका देख लेना, वरुण धवन और जो सिद्धार्थ वाला पार्ट है, आलिया भट्ट वाला पार्ट है, वो देख लेना। वहाँ पर वो लोग टास्क उसको मिलता है, तब ये वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ठीक है, आज़ाद भारत की पहली स्पीच ये थी जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से दी थी। उन्होंने बताया था, दोस्तों हमें आज़ादी मिल गई है लेकिन हमें इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज आज से हमें अपनी कमर कसनी चाहिए। मैं पढ़ाऊंगा ये पूरी स्पीच तुम्हें पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जब हम लोग आएंगे पहले चैप्टर के अंदर उसके, कि हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए। अब ये कमर कसने का टाइम आ गया है, हमें रिलैक्स होने की बजाय और मेहनत करनी है, क्योंकि हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं, डिसीजेस, हंगर, इग्नोरेंस, पॉवर्टी, इन सबको हमें ख़त्म करना है, मिलकर टैकल करना है। और
डीबीएसपी की जो टोन है, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मैंने आपको बताया था क्या इसका एम है, इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना। तो वेलफेयर स्टेट अगर, और डीबीएस में हमने शुरू से डाले हैं, तो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल को सब कुछ दे दें, सारे रिसोर्सेज दे दें कि इंसान अगर गरीब है तो अपने दम पर है, अमीर है तो अपने दम पर है? जी नहीं। इंडिया जो है अमीर और गरीब के गैप को उसकी सरकार ब्रिज करेगी। सबसे पहले पॉवर्टी, हंगर, डिसीज, इग्नोरेंस, इलनेस, इनको मारेगी। जो डिसीजेस का बर्डन है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो कि जनता का होता है, इसको रोकेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अलाउड है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होगा। एजुकेशन सिस्टम, 6 ईयर से 14 ईयर्स के बच्चे जो फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगेन जो डीपीएसपी की टोन है, इन सबको इंडिया की सरकार, इंडियन स्टेट, नेशन स्टेट हमारी सुनिश्चित करेगी। तो हम लोगों ने शुरू से ही मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट रख रखा है, लेकिन ग्रेटर ओरिएंटेशन हमारी फिर भी सोशलिज्म की तरफ है, क्योंकि नई कंट्री बागडोर नहीं संभाल सकती इतनी जल्दी इस प्रकार से कि वो अपने सिटीजन्स को खुला रास्ता, खुले मैदान में छोड़ दे कि ये रही मिट्टी, तुम्हें बनाना है तो महल भी खड़ा कर लो, या फिर एक क्या कहते हैं कच्चा हाउस में एक तुम रह लो। तो अगेन क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी के सामने, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसके आंसर शुरू में सरकार करती थी। तो इसलिए सिर्फ सोशलिज्म वर्ड का ना डालना और उस वर्ड का 1976 में आना, ये किसी भी तरीके से इस चीज़ की तरफ संकेत नहीं करता है कि हमारा इंडिया अपने कंटेंट के अंदर सोशलिस्ट नहीं था। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, यह प्रूव कर सकते हो, और उसमें से एक एग्जाम्पल है डीपीएसपी। लेकिन सिर्फ इतना लिखने से आपका काम नहीं बनेगा। डीपीएसपी के अंदर जाना, एजुकेशन की बात करना और भी चीज़ों की बात करना कि जिसमें हम लोगों ने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एकदम से सब कुछ ना देकर सरकार को शुरू में सब कुछ दिया, क्योंकि सरकार ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है। ट्रांसलेट डेस्टिनी स्पीच को आप यूज़ कर सकते हो, आप उसके अंदर पॉवर्टी, हंगर, डिसीज, इग्नोरेंस की बात कर सकते हो। इंडस्ट्रीज खोलने के लिए सब किसी के पास पैसा था, लेकिन हर किसी के पास नहीं था। अमीर और गरीब के गैप को हमें कम करना था, हमें इसको बढ़ावा नहीं देना था। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें कि जो कि अच्छा, हितरटू का मतलब क्या होता है? अभी तक। हिंदी में बोलते हैं ना जैसे हम लोग अभी तक, उसका मतलब होता है हितरटू, जो अभी तक। इसका मतलब होता है, अगर आप हितरटू को गूगल पे डालोगे ना, हितरटू मीनिंग इन हिंदी, तो उसमें आएगा जो अभी तक। ठीक है, तो जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि साफ तरीके से नहीं था, मेरी अंदरूनी बात थी, मेरा कैरेक्टर था, मैं ऐसी झलक दिखाता था सोशलिस्ट की, जो अभी तक इम्प्लिसिट था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद वो प्रॉपर तरीके से बाहर आ गया, वो एक्सप्लिसिट आ गया। मन की बात जो थी वो बाहर आ गई, वो चेहरे पे दिखने लगी। क्या चेहरा है यहाँ पर? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सब कुछ हुआ, इसका क्रेडिट जाता है इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने सोशलिस्ट पैटर्न की, मतलब हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसके लिए एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट करा था कि हम लोग अपनी सोसाइटी, अपना समाज, ये पूरा देश सोशलिस्ट पैटर्न पे चलाएंगे। कब? कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, अवधि सेशन, 1955 में। ठीक है, और इसी चीज़ के लिए सरकार, क्योंकि कांग्रेस की थी, मैं पढ़ाऊंगा वन पार्टी डोमिनेंस, सेकंड चैप्टर हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का एनसीईआरटी के अंदर, तब आप जानोगे कि कांग्रेस बहुत टाइम तक रहेगी थी। याद है अर्शप्रीत कि कांग्रेस किसी को कहीं पर भी ना विधानसभाओं में ना लोकसभा में आने ही नहीं देती थी बड़े टाइम तक, है ना। और केरला में याद है वो, और सरकार जो बनी थी ईएमएस नंबूदिरी-पथ की, उसको गिरा दिया था इमरजेंसी लगाकर, प्रेसिडेंट रूल लगाकर, है ना। और वो सेकंड लार्जेस्ट, मतलब सेकंड पार्टी थी, ये प्रिम्स के अंदर क्वेश्चन भी आया था 2018 में। सेकंड पार्टी थी जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिले थे, सीपीआई। आई थिंक 18 सीट या 16 सीटें मिली थी कांग्रेस के बाद, सबसे ज़्यादा। मतलब कांग्रेस के बाद कोई पार्टी कभी भी आ पाई है तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 16 सीटें उसको मिली थी। और केरला में सरकार बनी थी, ईएमएस नंबूदिरी-पथ की नाम था बंदे का, और उसको सरकार को गिराकर गवर्नर ने इनवाइट करा वहाँ पर, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर वहाँ पर उसकी सरकार गिरा दी गई, असेंबली भंग कर दी गई, विधानसभा। ठीक है, पढ़ाऊँगा, पूरी बात पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन हम उसके पहले ये देख लेते हैं, ये 5वां पॉइंट। मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं जल्दी बोल रहा हूँ। 5th पॉइंट क्या है? ये जो अवधि सेशन का जो ये रेजोल्यूशन था, इसमें क्या बोला गया? इन ऑर्डर टू रियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ कांग्रेस के प्रिंसिपल्स को, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने के लिए, और फर्दर उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, निखारने के लिए, उन वादों को निखारने के लिए जो कि प्रीएम्बल के अंदर हमने प्रॉमिस करे हैं और डीपीएसपी के अंदर हमने प्रॉमिस करे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्लानिंग इस प्रकार से ली जाएगी कि हमारा एक व्यू है कि हम लोग इंडिया में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जहां पर प्रिंसिपल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोशल कंट्रोल के अंदर रहेगी, यानी कि सरकार डिसीजन लेगी प्रोडक्शन को किस प्रकार से स्पीड अप करना है ताकि सबको उसके फायदे मिले, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है नेशनल वेल्थ का, ये सारे डिसीजन सरकार लेगी। अब ये जो बात लिखी हुई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये अंग्रेजी लिखी हुई है भाई, इसी को आप देख लो, प्रिंसिपल मीन ऑफ प्रोडक्शन
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और ओनरशिप, इसी को तो कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मुझे ये लाइन अच्छी लगती है क्योंकि इसमें आंसर मेरा जल्दी खत्म हो जाता है। मुझे इंप्रेस करना है, लेकिन उतना करना है कि मुझे नंबर मिले और मेरा 8 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाए। ये लिखने बैठूंगा तो पता चला तब तक बैंड बज गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आगे नोटेबली जो इंडिया, देखो सोशलिज्म हर एक कंट्री में अलग तरीके से फॉलो होता है, रशिया में अलग तरीके से फॉलो होता था। ठीक है भाई, हम दूसरों से चीज़ें ले तो आते हैं, लेकिन हमारे देश में अलग तरीके से मोल्ड करते हैं। जैसे आप लोग जल्दी फटाफट रिकॉल कर सकते हो क्या, फंडामेंटल राइट्स कौन सी कंट्री से फॉलो करें हम लोगों ने? यूएसए। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ पता होगी बहुत अच्छे से कि फंडामेंटल राइट जो कि हमने यूएसए से बोरो करे, वहाँ पर तो एक फंडामेंटल राइट ये भी है, राइट टू कैरी गन। हम तो ऐसा अलाउड नहीं करते, हम तो ऐसा अलाउड नहीं करते हैं। वर्णाश्रीत आपको पता है घर घर में कबीर सिंह घूम रहे होते हैं, क्यों, है ना? तो इंडिया का जो ब्रांड है सोशलिज्म का, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये वाली बात याद रखना कि हमारे सोशलिज्म को ना हम लोग सिर्फ लिख देते हैं ऐसे ही, लेकिन आज से पढ़ा लिखा वर्ड यूज़ करना, हमेशा बोलना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि जब आप PSIR कंप्लीट कर लोगे मेरे साथ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट कर लोगे, तब आप जानोगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो थोड़ा सा मतलब आइडियोलॉजी उनकी लेफ्टिस्ट की तरफ ओरिएंटेड थी, वर्ल्ड में हिटलर जैसे लोग, बेनिटो मुसलिनी जैसे लोग, या फिर और भी ज़्यादा ये कार्ल मार्क्स जैसे लोग, यहाँ पर जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो होती है डेट इज कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जिसको स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। अभी स्टेट सोशलिज्म जो होता है, याद है शुरू के चैप्टर में ना मैंने आपको कोल्ड वॉर वाली बुक में बताया था, क्रूएल फॉर्म जब ये ले लेता है ना, क्रूएल फॉर्म, तो ये सोशलिज्म ना रह के बन जाता है कम्युनिज्म। फासिज्म भी, ये बताऊंगा, मतलब सब में डिफरेंशिएशन क्या होता है पढ़ाऊंगा। लेकिन मतलब देखो क्या है, शुरू से ना बच्चों को ऐसा नहीं बताना चाहिए कि देखो आज के बाद इसको सिर्फ यही बोलना, आज के बाद तुम्हें यही बोलना, तुम्हारे कसम है तुम्हारे लवर की, तुम यही बोलोगी। अरे भाई पहले उसको आराम से मतलब बताओ, फिर डिफ्रेंशिएट करना सिखाओ। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आज के बाद आप जब सोशलिज्म यूज़ करते थे, कोई भी आज के बाद आप लोग बोलना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो योर वर्ड इन द मेन्स आंसर राइटिंग, योर लाइन विल स्टैंड आउट। एग्जामिनर को पता लगेगा ही इज़ नॉट ओनली नॉलेजेबल या रट्टू तोता नहीं है, बल्कि इसको पता है नॉलेज एप्लीकेशन अपनी कहाँ करनी है, और इसको एक प्रॉपर तरीके से पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज के अंदर कैसे बात करनी चाहिए, बिकॉज ही और शी इज़ राइटिंग हिज और हर GS पेपर 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, नेशनलाइज कर देते हैं। कौन सा? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म के अंदर, जो कि हमारी कंट्री में फॉलो नहीं होता। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को नेशनलाइज कर देते हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं करा। एक बारी बात मैं बता देता हूँ फिर से, ये जो वो लाइन बोल रहा है, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जिसको स्टेट सोशलिज्म भी कहा जाता है, फिर वो बातें ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म की बता रहा है। ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म की बता रहा है, जो कि हमारी कंट्री में नहीं होता। क्या हमने सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को सरकार के हाथ में दे दिया है? मैं तो खुद अभी क्या बताया मैंने ऊपर, मिक्स्ड इकोनॉमी नाम को थोड़ी ना है। प्राइवेट इंडिविजुअल शुरू से अलाउड है। क्या हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को एबॉलिश कर दिया है? जी नहीं करा, नहीं करा। ये लाइन पढ़कर ना लोगों के दिमाग एक्स्ट्रा चलने लग जाते हैं, वो जानते ही नहीं है कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म वाले चीज़ के बारे में बात हो रही है। वो अपने दिमाग लगा लेते हैं, हाँ सही तो बोल रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी हट तो गया, लीगल राइट बन तो गया, अब वो फंडामेंटल राइट कहाँ है, आर्टिकल 300A के अंदर है। अब तो वो इतना दिमाग नहीं चलाना है, यहाँ पर बात कर रहा है वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म के अंदर। लेकिन जो हमारा ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वो कैसा दिखता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ना अपना विश्वास जताता है मिक्स्ड इकोनॉमी पे। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब ये कोई टर्म नहीं है। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब समझने की कोशिश करो, एक एप्लीकेशन, एक साइकोलॉजी को समझो। मिक्स्ड इकोनॉमी का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपने जितनी इंपॉर्टेंस पब्लिक सेक्टर को दे रखी है, यानी कि सरकारी सेक्टर को दे रखी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस आपने प्राइवेट सेक्टर को दे रखी है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे रखी है कि वो अपनी लिबर्टी से वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड, और ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे ब्रांड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ब्रांड में क्या होता है कि कोई एक हॉस्पिटल है, यानी कि मैक्स एक हॉस्पिटल है, ये बहुत महंगा है, यहाँ पर किसी को इलाज करवाना है तो 5-5 लाख और वो लग जाएंगे। लेकिन
अगर आपको इसी क्वालिटी का इलाज और इवन इससे बेटर क्वालिटी का इलाज चाहिए, और अगर आप अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना चाहते, व्हाट यू कैन डू इज गो टू एम्स। आप एम्स में जा सकते हो। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मत कहने लगना यहाँ पर ब्रैकेट में पता चला मेंस आंसर राइटिंग में लिखा हो, ये हाँ जी मेंस एम्स में जाकर ना ये हो जाता है, मतलब वो करके, लेकिन मयूर के जज्बात जाग जाए फिर इसी फील्ड में मतलब रह रहकर खून खोल जाए, वो ब्रैकेट में लेकर आ रहा है, लेकिन बिना मिनिस्टर की अप्रोच के वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाता। वो अलग बात है कि पेशेंट तुम्हारा मर जाएगा अगर किसी की जान पहचान नहीं है तो, ठीक है, ये मत लिख कर आना, ठीक है मयूर। तो साइड बाय साइड ही एग्जिस्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट नहीं, अब यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हैं, पहले हम लोग 6 पॉइंट को देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बोला था कि वी हैव ऑलवेज सेड दैट, हमारा खुद का एक यूनिक ब्रांड है सोशलिज्म का, यानी कि हमने कॉपी तो करा है, ठीक है, सोशलिज्म के कंसेप्ट को, लेकिन अप्लाई इसको इंडिया में किस तरीके से करा वो अलग तरीके से करा है। जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स को हमने अप्लाई करा है, लेकिन यहाँ पर राइट टू कैरी गन्स फंडामेंटल राइट हमने नहीं दिए हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कैन यू गेस हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, एनीवन? एनीवन? कितने फंडामेंटल राइट हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में? बोलो बोलो। 19, ठीक है। तो वी विल नेशनलाइज द सेक्टर्स वेयर वी फील द नेसेसिटी, हम लोग उन सेक्टर्स को नेशनलाइज करते हैं जहाँ पर हमें नेसेसरी लगता है। सिर्फ नेशनलाइज करना हमारे टाइप का सोशलिज्म नहीं है। अब आप कहोगे नेशनलाइज क्या होता है? नेशनलाइज क्या होता है, देखो इंदिरा गांधी की बड़ी धज्जियाँ उड़ी थी इस टाइम पर, मैं पढ़ाऊँगा आपको। जैसे जो बैंक है ना, ये SBI वगैरह ये वो करके, इनमें से बड़े सारे बैंक, जैसे बैंक को नेशनलाइज करा था, आपने सुना होगा पक्का किसी ना किसी ने, जिसने नहीं सुना था पहली बार यहाँ पर जान लो, झलक दे रहा हूँ सर मैं यहाँ पर डिटेल में, हाँ ना डिटेल में बाद में बताऊंगा। ये सारी ना प्राइवेट बैंक हुआ करते थे पहले एक टाइम के बाद। इंदिरा गांधी जी ने एक प्रपोजल लेकर आया था कि 50 करोड़ से ऊपर जो भी, मतलब जिन बैंक में खाता या आमदनी 50 करोड़ से ऊपर पड़ी हुई है, हम उनको सरकारी बैंक बनाने जा रहे हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर का बैंक बनाने जा रहे हैं हम उन्हें। इसको कहते हैं नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, आप किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को उठाकर सरकारी बना दे रहे हो। ये क्या बात हुई WTF, ये क्या मतलब हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था केशवानंदा भारती का, इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतना बड़ा वो था, तो मतलब वो उसकी मतलब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इतना बड़ा एकड़ में उसकी प्रॉपर्टी फैली हुई थी, वो करके सरकार ने कब्जा ली। फंडामेंटल राइट था, सब कुछ था, पर्सन गया सुप्रीम कोर्ट, क्या हुआ था उसके पीछे कहानी थी मैं बताऊंगा। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी की किसी को ये कैसे बोल सकते हो ये सरकारी प्रॉपर्टी है। कहीं से हाईवे गुजर रहा है, बीच उस हाईवे पे जहाँ से वो गुजर रहा है, एक खेत के पास एक हवेली पड़ी हुई है, वो किसी के इंसान की है, वो किसी एक फैमिली की है। आप ये कैसे कह सकते हो कि वो हमारी है? मतलब ये चीज़ होती है नेशनलाइजेशन करना। लेकिन नेशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पर वो साफ तरीके से बोलते हैं कि सिर्फ नेशनलाइजेशन करना हमारा नहीं है। अब जितना ये डिफेंड कर रही है ना इस चीज़ को, इसी चीज़ को मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको खोद कर, इसके बारे में आएंगे हम कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में दिखाऊंगा इसकी असली कहानी क्या है, ये कहानी कितनी इन्होंने सही बात बोल दी है यहाँ पर, ठीक है। आगे कहाँ गया? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम ये होता है, जैसे कि मैंने बताया ना ट्राइसवेट डेस्टिनी की स्पीच में, देखो अब वही सारी बातें आ गई। पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना, एंड करना इसको। इंडियन सोशलिज्म ना एक मिक्सचर है मार्क्सिज्म कंसेप्ट का, गांधीज्म कंसेप्ट का, लेकिन दोनों कंसेप्ट है इसके अंदर, लेकिन हेविली लीन है, यानी कि ओरिएंट है। जैसे मैंने बोला ना मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट है, लेकिन लीन है सोशलिज्म की तरफ। ऐसी मार्क्सिज्म और गांधीज्म का कंसेप्ट साथ में दिखता है, लेकिन इट इज हेविली लीन टुवर्ड गांधीयन सोशलिज्म। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2021 प्रीलिम्स, या 2020 प्रीलिम्स, 2020 के प्रीलिम्स में आया था। और काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, ये क्वेश्चन कैसे आ गया। इसमें दो चीज़ें थी, एक जिसने अपनी प्रीलिम्स से पहले PSIR की तैयारी कर ली थी, उसके लिए हल हुआ था। एक जिसको लक्ष्मीकांत वर्ड टू वर्ड याद थी वही कर सकता था। इसके अलावा तीसरे कैटेगरी का कोई भी पर्सन नहीं कर सकता था इस क्वेश्चन को। तुम जितना मर्जी विकिपीडिया ढूंढ लो, जितना मर्जी एडिटोरियल डिस्कशन देख लो, किसी की भी कुछ भी कर लो, वो कहीं था ही नहीं, ठीक है। सिर्फ इन्हीं दो सोर्सेज से सॉल्व हो सकता था अप्रोच से। लक्ष्मीकांत या तो किसी को वर्ड टू वर्ड कॉमा बाय कॉमा याद है, या जिसने प्रीलिम्स से पहले PSIR की तैयारी करवा रखी, क्योंकि ये हमारा एक पूरा टॉपिक है 9 दिन का, 9 डेज लगेंगे हमें इस टॉपिक को करने में, ये ठीक है। तो इंसान आराम से यूं बता देता है चुटकी मार के, ठीक है।
हाँ, तो वो ये वाला जो था ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ बोली कि हमें जो ख़त्म करना है, एंड करना है, ये वो करके, ये एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये जो दूसरी बात बोली गई कि एक मिक्सचर है हमारा सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और गांधीज्म का, लेकिन हेविली लीन्ड है टुवर्ड्स गांधीज्म, नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जस्ट टू रिमूव एनी काइंड ऑफ बर्डन। हमेशा से मैं स्टैटिक का दीवाना रहा हूँ, ठीक है, जब से अकल आई है कि यूपीएससी किस प्रकार से गेम खेलता है, और मैं सबको दीवाना बनाने की कोशिश करता हूँ स्टैटिक पोर्शन का। यू शुड नॉट गो फॉर करंट अफेयर। करंट अफेयर, एक तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, एमपी के कुछ दिनों के पेपर में आपको एनालाइज करवाऊंगा। आप पिछले 4 साल के पेपर में सारे के सारे करंट अफेयर भी छोड़कर आ जाओ ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाओ, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना होगा, वे बियॉन्ड मोर देन कट ऑफ आपकी वो आएगी। लेकिन आप कहोगे क्या स्टैटिक से फिर बड़े सारे क्वेश्चन फंसेंगे? 99% फंस जाएंगे हमारे सोर्स से, बिकॉज हमारी तैयारी बहुत हाई लेवल की है एंड टच वुड एमपीपीएससी का लेवल बहुत कम है, ठीक है। खैर छोड़ो उस बात को, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यार, आप ना जब भी विजन की मैगजीन या अखबार या ओलिया इसके एडिटोरियल डिस्कशन सुनते होगे, अब आपके दिमाग में आता होगा डेली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, एक तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, 3 तो देखने को मिल ही जाती हैं कहीं ना कहीं, कि आईटी का कुछ केस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ केस है, प्रॉपर्टी का कुछ केस है, औरतों के खिलाफ कोई केस है, मेंटल रेप का कोई केस है, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का कोई केस है, हर जगह दिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस वर्सेस स्टेट ऑफ दिस वर्सेस डैट, दिस वर्सेस डैट। क्या करें? लिस्टिंग बनाएं, चिट्ठे बना लें, A4 शीट बना लें, लेकिन फिर बनाने का क्या फ़ायदा? टॉपिक तो अलग अलग है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली जजमेंट उस केस में गई थी, क्या गारंटी है कि ये वाला केस आएगा कि नहीं आएगा? डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट वरी अबाउट इट। जितने लक्ष्मीकांत के अंदर केसेस दे रखे हैं ना, 100% उसको अपनी टंग के ऊपर कंठस्थ कर लो। एक तो 100% उसको अपनी टंग के ऊपर कंटेस्ट कर लो। जितने वो बच जाते हैं, मैं आपको गवर्नेंस करवाने वाला हूं, आपके वहां से हो जाएंगे। करंट अफेयर के अंदर एक सिंगल केस भी अगर नहीं जानते हो, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को याद करना, उसके चिट्ठे बनाना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बेकार है, बिकॉज यू डू नॉट हैव फेयर इनफ आइडिया एंड अप्रोच। या फिर आप सट्टा नहीं खेल सकते हो कि खेल भी लिया तो हारोगे बहुत बुरी तरह, पेले जाओगे, मुंह के बल गिरोगे। कि जो ये एरिया है जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को याद करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इससे क्वेश्चन बनेगा ही। और क्या एग्जाम में मुझे रिकॉल आएगा और रिकॉल होगी ये वाली जजमेंट? अब क्या पता सारी जजमेंट अगर मिक्स हो गई तो, क्योंकि ये वाली हरकतें, टू बी फ्रैंक, मैंने एक बारी 2017-18 के पेपर में करने की कोशिश करी थी, एंड आई वॉज फ्लडेड विद ऑलमोस्ट, जो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद है, 109 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, ठीक है। एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक इन मीन्स के अंदर कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और बैडली मैं सफ़र कर रहा था, मुंह के बल अगेन मैं गिरा था। तो ये चीज़ मत करना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत कर रखी है, और मैं ये जानता हूँ कि जितनी मेहनत मैंने करी थी ना इनकी चिट्ठा प्रिपेयर करने में, वो बेकार है, और उससे ज़्यादा मेहनत हो भी नहीं सकती इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, जितनी लक्ष्मीकांत के अंदर है वो रट्टा मार लो। गलती मैंने ये करी थी, लक्ष्मीकांत छोड़कर हर करंट अफेयर की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मेरे पास थी, सारी एडिटोरियल की थी, इनसाइट के सिक्योर की इनिशिएटिव की थी। बेकार स्ट्रैटेजी, सबसे घटिया स्ट्रैटेजी। तो मतलब मैंने हर चीज़ की बैक टेस्टिंग करी हुई है, उसके बाद ही मैं आपको ये वाली चीज़ बता रहा हूँ। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आती है, अब देखो बिस्म आपकी वाली लाइन, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताना नहीं चाह रहा था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आप देखोगे ध्यान से, एक तो सबसे पहले तो इंडिया भले ही $7 बिलियन का अमाउंट लेने जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक के पास, ये सबको की बात क्लियर है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी दोनों संस्था के पास गया था, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक है, ये जाता है। लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, किसी भी प्रकार से ये इंडिया की सॉवरेनिटी को हर्ट नहीं करता, ठीक है। वो अलग बात है कि इंडिया को ये बोला गया था, लेकिन वो क्या है कि बाद में फिर इंडिया की कंडीशंस, एनवायरनमेंट उससे सूट भी हुई। राजीव गांधी जब कंप्यूटर लेकर आए इंडिया, ऑपोजिशन पार्टी से बड़ा विरोध करा उनका। उस टाइम पे यही सब थी, जनता पार्टी जो कि बीजेपी की पुराना एक रूप था, बीजेपी थी, ठीक है। इन सब ने बहुत विरोध करा कि इंटरनेट आ रहा है, ये आ रहा है, लोगों की जॉब छिन जाएगी। और आज देखो करंट सरकार, पूरी की पूरी सरकार सिर्फ इंटरनेट और इस पे चल रही है। इवन बात तो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब की भी कर रहे हैं, मेटावर्स की भी कर रहे हैं। क्या होता है मेटावर्स, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बाद में बताऊंगा। लेकिन आप जानते हो कि इंटरनेट और ये डिजिटल जो मीडिया है, कितना ज़्यादा अहम भूमिका है जनता तक अपनी फटाफट बात पहुंचाने का। लॉकडाउन करवाना था मोदी जी को, नोटबंदी करवानी थी, GST लगवाना था, फटाफट 8 बजे सुबह से आने लग जाता, 8 बजे वो है, लोगों की धड़कने लग जाती है, पता नहीं आज आकर क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन हम बात करते हैं फिलहाल यहाँ पर सोशलिज्म के टॉपिक पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। इसके 2 नाम होते हैं,
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, और मैं जो यूज़ करता हूँ, मेरा जो फेवरेट है वो ये है एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। एलपीजी रिफॉर्म्स फुल फॉर्म क्या होती है एलपीजी की? एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, हमने सबको लिबर्टी दे दी थी कि कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह अपनी ओपन कर सकता है। प्राइवेटाइजेशन, यानी कि अभी तक जो सरकारी कंट्रोल के हाथ में था पब्लिक सेक्टर से, नाउ हम लोग लिबर्टी देने लगे प्राइवेटाइजेशन को, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी, एल्कोहल, सिगरेट, टोबैको, उसके बाद रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी। ये 5 याद रखना प्लीज़, एल्कोहल, सिगरेट, टोबैको, एक और केमिकल्स और रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी। ये हम प्राइवेट के हाथ में नहीं दे सकते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा इनोवेशन और वो सब चीज़ें, मतलब बात इनोवेशन की नहीं है। प्राइवेटाइजेशन इज़ नोन फॉर इनोवेशन, लेकिन वो ख्याल नहीं रख सकता इतना, क्योंकि अगर रेलवे शुरू में ही अगर हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर देते अगर रेलवे की, तो होता क्या, टिकटें बहुत महंगी होती, आम आदमी सफ़र ही उन दिनों क्या, आज भी देख लो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं गाड़ी से ज़्यादा अगर मुझे करोल बाग टेस्ट सीरीज लेने जाना होता है, ऑन रिकॉर्डिंग वाली चीज़ बोल रहा हूँ मैं, तो मतलब समझाने के आप लोगों को अप्लाई करवाने के लिए, जितने लोग दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहते हैं, गाड़ी से आप कभी किसी डीटीसी बस से जाकर देखो, आई प्रीफर मेट्रो। 26 रुपये में जनकपुरी से करोल बाग से जनकपुरी 50 रुपये भी नहीं लगते और हमारा काम हो जाता है ना, ये चीज़ है। अब अशप्रीत एक बार बताओ, डेली जाना क्या मतलब गाड़ी वाड़ी से जा सकते हो क्या? मुझे बताओ, कॉलेज तक अगर जाना है तो रश ही इतना होता है, और बारिश के दिनों में तो पूछो ही मत। दिल्ली वैसे काइंड ऑफ बस दिखती है दूर से दिल्ली, गांव से भी बुरा हाल है वैसे यहाँ पर, ठीक है। और ये चीज़ें, हाँ एटॉमिक एनर्जी वगैरह, हाँ तो अब जैसे सोच के देखो, क्या कहते हैं दिवजोत कि एटॉमिक एनर्जी जैसी मतलब पावर अब प्राइवेटाइजेशन के हाथ में थी, वो पता चला एक्सपेरिमेंट कर रहे, लैब फट गई, बढ़ा स्टेट ही उड़ गया, पता चला इंडिया के वर्ल्ड के मैप से गायब भी हो गया, वो स्टेट ही नहीं है, पता चला, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं करी हमने इसलिए, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की जो आई, जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है, इसकी डेफिनेशन कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, नोट्स बनाते रट्टा मारते हैं। आज मैं आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। मुँह जुबानी जो मैंने एक बार याद करी थी, मैंने अशप्रीत ने 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में दे रखी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली एनसीईआरटी के अंदर, और हमेशा के लिए याद हो जाएगी, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये है भारत, ये अपनी इकोनॉमी को पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अपनी जोड़ रहा है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, फूड, ड्रेसिंग स्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड ऑल द रिसोर्स एंड मटेरियल। इनका फ्लो होता है, यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है फ्लो का। फ्लो मतलब क्या भैया, जब इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगी, अमेरिका के साथ रिश्ते मैं मजबूत कर रहा हूँ, कल्चरल प्रोग्राम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस, और ड्रेसिंग सेंस में पढ़ाऊंगा हेजीमनी वाले चैप्टर के अंदर, सॉफ्ट पावर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ वैसे, यूट्यूब पे उसकी प्लेलिस्ट आपको पूरी नहीं मिलेगी, मतलब वो क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके अंदर अशप्रीत एक चीज़ याद है, जीन्स का एक एग्जांपल दिया जाता है शुरू की डिस्कशन तो तुम सबने सुनी होगी, वो पता नहीं कौन होता है, आंद्रे होता है, कौन होता है, वो अपनी मम्मी से आर्ग्यू कर रहा होता है कि मुझे जीन्स पहन के चर्च जाना है, जबकि उसके मम्मी पापा प्रेफर नहीं करते, वो माइग्रेट करके अमेरिका आए होते हैं, है ना। क्योंकि जीन कल्चर या जिस चीज़ के लिए हम पागल हैं, हमें खाने के साथ पेप्सी चाहिए, हमें अगर डिनर का मौका दिया जाए तो दाल चावल से ज़्यादा हम लोग मैकडॉनल्ड्स जाना पसंद करेंगे। दिस इज़ द हेजीमनी जो कि यूएसए इंडिया जैसे कंट्री के साथ कब्जा करके नहीं अपना रहा है, लेकिन हेजीमन कैसे हमें बांध रखा है। बिकॉज शर्म आएगी इंसान को कि कोल्हापुरी चप्पल पहन के वो जा रहा है कहीं पर भी, रेदर देन कि लाल कलर की, पीली कलर की, नीली कलर की, बस उसको दिमाग में श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं प्यूमा की चप्पल पहना हूँ या प्यूमा की चप्पल पहनी हुई हूँ, बस ये वाली बात है। ब्रांड 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 ब्रांड, ये ब्रांड के पीछे जो दीवानगी, दिस इज अमेरिकन हेजीमनी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर, एंड दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डोंट वरी, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से करवाऊंगा, तुमसे बेटर आंसर कोई आई में नहीं लिख पाएगा इसका, ठीक है। लेकिन ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसने थोड़ा सा सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स को डाइल्यूट करा है। ये वाला सवाल अक्सर लोगों से बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे बिस्मे ने पुट करा था, वेरी गुड बिस्मे, आपकी इंटरकनेक्टेडनेस स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, तो जो सोशल क्रेडेंशियल्स हैं इंडियन स्टेट के वो कम हुए, यानी कि इंडिया जितना सरकार जितने भी रिसोर्सेज को अपने पास रखकर ये सोचती थी कि हम बांटेंगे,
हम बांटेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसके डिसीजन मेकर हम बनेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये सारी चीज़ें इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से लिबरलाइज, हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, प्राइवेटाइज, हमें ज़्यादातर चीज़ें एमएनसीज वगैरह बाहर की भी अलाउड करना पड़ा और यहाँ पर भी लिबर्टी देनी पड़ी, लाइसेंस वगैरह पॉलिसी बहुत हमें लिबरल बनाने पड़े, ईजी बनाने पड़े, और प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार को पीछे थोड़ा सा करके हमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स को लिबर्टी देनी पड़ी। उसके बाद हमें अपनी इकोनॉमी के शटर खोलने पड़े, ठीक है, कि इंटरकनेक्टेडनेस करनी है हमने वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। इन सारी चीज़ों की वजह से जो सरकार अभी तक एक फेयर डिस्ट्रीब्यूटर मानी जाती थी गुड्स का, सर्विसेज का, सारे सेक्शंस का एक मसीहा मानी जाती थी, इसमें थोड़ी सी कमी आई है। कितना ये लाइन सही है, कितनी गलत है, इसको मैं पढ़ पाऊंगा थोड़े दिनों बाद आपको किसी और रेलेवेंट जगह पर। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।